हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरुआत हो चुकी थी गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उस पोस्ट को कर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो पूरे इंडिया लगभग इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगी थी। तो इस पोस्ट का नाम दे दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि चार्टर एक्ट के तहत इस पोस्ट को बदला गया था। तो इसी में हम लोग जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कितने लोग बने थे, कौन कौन से इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि तीन जो ऐसे नाम होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी सब जो होंगे वो थोड़े से नॉर्मल हैं, मतलब कि इसमें तो ज़्यादा आएंगे नहीं, ये पोस्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। अब ये देख रहे हो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833 से आया था और ये 1857 में खत्म हो जाता है, तो ज़्यादा दिन तक इसका टेन्योर था भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत देखते हैं कि कौन कौन से हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमें क्या होता है कि सबसे पहला याद करना होता है, सबसे लास्ट। ये आपका फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लिव। और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लिव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, देखते हैं, विलियम बेंटिक। आपका आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोल सकते हो आप लोग। कब से कब था, 1828 से लेकर 1835 तक ये था। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप आइएगा सीधे विलियम बेंटिक साहब के पास, बोलिएगा विलियम बेंटिक साहब ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ क्या थे, इंडिया का थे। अब आता है एवोल्यूशन ऑफ सती एंड अदर क्रूअल राइट्स। अब इन्होंने जो सती प्रथा थी उस चीज को मना कर दिया कि ये चीजें जो है गलत है, औरतों के खिलाफ ये सब गलत हो रही है। सती प्रथा से आप लोग वाकिफ होंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई उसका शौहर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी बीवी को भी उसी के चीते में जिंदा ही जला दिया जाता है। उसको इन्होंने बंद किया था, बैन किया था। कब किया था, 1829 में, 1829 में इसको बैन किया था। ठीक, अब आते हैं सप्रेशन ऑफ ठग। ये जो ठग क्या है भाई, ठग क्या है कि चोरी चमारी जो हो रही थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम ठग लोग थे कि लोगों को लूट रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। मतलब कि आजकल तुम बोल सकते हो कि इंटरनेट पे जो कॉल करके लूटते हैं, उस टाइप से वहाँ पे लोग बहुत आते थे, लूट रहे होते थे। इसको इन्होंने कब खत्म किया, 1830 में। इस पर बहुत ज़बरदस्त कानून लेकर आए होंगे, लॉ लेकर आए थे और इस चीज़ों को इन्होंने बैन किया था, ठग को। अब आता है चार्टर एक्ट 1833, इसी के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आया था। इसकी सिर्फ इसमें यही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी चार्टर एक्ट में। अब ये बोल सकते हैं चार्टर एक्ट और पीट इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट में बोल रहा हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। तो ये सब क्या है कि एक नियम बनती थी कि इस तरीके से चलेगा, एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता था कि इस तरीके से कंट्री चलेगी, जितने दिन तक इसमें रन करना होता है। फिर 10 साल 20 साल के बाद इसमें सुधार होती थी। ठीक, तो ये रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टेन्यूर कब था, 1828 से लेकर 1835 तक ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के रहे थे। अब आते हैं विलियम बेंटिक की ही कुछ चीजें बच गई हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशन रिफॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या किया था कि इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया था और एजुकेशन के भी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज किसने घोषित किया था, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज विलियम बेंटिक ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसको घोषणा दी थी कि इंग्लिश जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। अब आता है ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह कौन है, गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक, इनसे इन्होंने फ्रेंडशिप की और जगहों से लड़ने के लिए, और जगह के जो राजा हैं उन सबसे लड़ने के लिए सिंध को बोला, पंजाब को बोला कि आप आराम से रहिए, हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी सेना आपकी पूरी मदद करेगी। इनसे एक ट्रीटी साइन हुई, मतलब इनडायरेक्टली तरीके में लूटना ही हुआ। रंजीत सिंह को ये बेवकूफ़ बना रहे थे, कौन, विलियम बेंटिक जो था वो रंजीत सिंह को बेवकूफ़ी बना रहा था ट्रीटी परपेचुअल से। अब आते हैं लॉर्ड मेटकाल्फे को हम लोग देखते हैं। इसकी टेन्योर क्या थी, 1835 से लेकर 1856। बहुत लंबा टेन्योर रहा है, बट इसने किया क्या है, कुछ खास नहीं किया। बिजनेस के हिसाब से इसने अच्छा काम किया। लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस एंड नाउ प्रेस लॉ। अब क्या होता है कि इसने जितनी भी जो भी लॉ लगी थी, बैन वगैरह लगी थी प्रेस पे, ये छपेगा, ये नहीं छपेगा, ये होंगी, वो नहीं होंगी, इन सब कुछ चीज़ों को हटा दिया। और इसने क्या किया, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे प्रेस के ऊपर, प्रेस लॉ के ऊपर, जो भी प्रिंटिंग वगैरह होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब, क्योंकि उस टाइम तो मोबाइल टीवी हुआ नहीं करता था कि लोग स्क्रॉल करेंगे, फीड वगैरह देखेंगे। तो उस टाइम न्यूज़पेपर और मैगजीन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसको पढ़ना में रुचि रखते थे, और उसी में सारी न्यूज़ छपती थी। तो इनका बुराई जो भी होती थी ब्रिटिश की, वो सारी मैगजीन और न्यूज़पेपर में आती थी।
रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन इंडिया, जो भी इंडियन प्रेस पे जो भी बैन लगी थी उन सबको इन्होंने हटा दिया, बोला कि छापो जो मन कर रहा है छापो, ठीक, हमारी तरफ से पूरी आज़ादी है। तो ये लॉर्ड मेटकाल्फे के टेन्योर में इतना ही इंपॉर्टेंट था, इन्होंने प्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। प्रेस पे काम क्या किया था इन्होंने, उसके ऊपर लॉ बनाई थी। लॉ में ये था कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी मैगजीन और न्यूज़पेपर सबको बोला कि सब कुछ हटा दो, इनको जो मन करता है उसको छापने दो, लिखने दो। अब आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड पे। ऑकलैंड क्या है भाई, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की कैपिटल भी है, ठीक। फर्स्ट अफगान वार, अब इनसे क्या होता है, पहली बार अफगान की वार हुई थी। अफगान वार कब से कब तक हुई थी, 1838 से लेकर 42 तक, मतलब पहली अफगान की लड़ाई ब्रिटिश के टेन्योर में कब हुई थी, तो ये रहा आपका 1838 से 42 तक, लगभग 4-5 साल तक ये लड़ाई लड़ी। डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839, जो रंजीत सिंह से ट्रीटी साइन किया था विलियम वेंटिक ने, ये गवर्नर ऑफ कहाँ गए, पंजाब में, बार बार बोल रहे हैं इनका नाम बहुत बार आ रहा है, गवर्नर ऑफ पंजाब। तो ये अफगान वार, अफगान की कैपिटल क्या है भाई, काबुल, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन से हमें याद हो जाती है। रंजीत सिंह की डेथ कब हुई थी, 1839 में, किसका टेन्योर था, और लॉर्ड ऑकलैंड का था। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, बस रंजीत सिंह की डेथ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट अफगान वार कब हुआ था। अब आते हैं इन पे, लॉर्ड एलन बोरोफ, जो भी पढ़ लो इनको, एलन बोरफ भी है, एलन बोरफ भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया था, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध को जो था वो अपने में मिला लिया था इन्होंने, जो भी सिंध की पार्ट हुआ करती थी उस टाइम, पंजाब सिंध थोड़ा सा अलग है, उधर लाहौर टाइप में, मुल्तान वाली साइड में आप जाइएगा तो वो सिंध का पार्ट हो जाता है, तो उसको अपने आप में इन्होंने मिला लिया। देखो रंजीत सिंह तो मरी गए थे, तो रंजीत सिंह की भी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी, ठीक। तो इस तरीके से ये लोग आपस में मिला रहे थे। और देन क्या होता है, वार विद ग्वालियर, इन्होंने मराठाओं से भी जंग कर ली। ग्वालियर में सिंधिया वगैरह ये लोग रहते थे, जो मराठा के बहुत मानी जानी हस्ती मानी जाती थी। ग्वालियर को इन्होंने क्या किया, उससे अटैक कर दिया। 1843 में अटैक किया, मतलब इनकी बहुत मजबूती हो चुकी थी, जीत ही गए होंगे, ठीक। तो ये रही इनकी कहानी एलन बोरफ की और लॉर्ड ऑकलैंड की। इसमें क्या देखना था, सिंध का एनेक्सेशन कब हुआ था, 1843 में, और ग्वालियर में इन लोगों ने कब अटैक किया था, 1843 में, जब सिंध को लिया तभी ग्वालियर में इन्होंने अटैक कर दिया। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। अब क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले विलियम वेंटिक बताया था, वेंटिक के बाद आप लोग हार्डिंग को ध्यान से देखिएगा, देन इसके बाद आएंगे डलहौजी। डलहौजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर होगा पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में। जितने भी गवर्नर जनरल, वाइसराय और गवर्नर ऑफ बंगाल आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मान लीजिएगा डलहौजी आने वाले हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, इसमें क्या होता है, एंग्लो सिख वार पहली बार हुई थी क्योंकि रंजीत सिंह की ट्रीटी तो खत्म हो गई, रंजीत सिंह मर गए तो रंजीत सिंह की ट्रीटी खत्म, ठीक। द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, इसमें क्या हुआ, इन्होंने सिखों पे वार किया और लाहौर से एक ट्रीटी साइन की, जो सिंध वाला पार्ट था वहाँ पे। ट्रीटी क्या होता है, ट्रीटी में यही होता है, जो जीतते हैं वो जो बोलते हैं, जो हारते हैं वो कर लेते हैं, ठीक। आपने वैसे भी वहाँ पे देखा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, फ्रेंच वर्ष से, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हुआ था। तो जो लोग हारते हैं उनसे सब कुछ ले लिया जाता है, वार में जितना खर्चा नुकसान सब कुछ हुआ रहता है उनसे ये लोग रिकवर कर लेते हैं। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई, 1846 में, और फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ, 45-46 में, मतलब वार के बाद ये ट्रीटी साइन हुई होगी, वार के बाद ये ट्रीटी साइन होती है। जितना भी भारी नुकसान कुछ भी होता है, जो लोग हारते हैं वो लोग को चुकाना पड़ता है। अब आता है कि इनके टाइम में कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुए, देखते हैं क्या क्या, इंक्लूडिंग एवोल्यूशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड द ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब क्या है कि इंसान जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है किसी के लिए, मतलब कि जान को सुसाइड करना, ये सब चीजें, मतलब किसी के लिए जान दे देना। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब कि लड़कियां जो होती हैं पैदा होती है उनको मार दिया जाता है, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत सारे लॉ निकाले। क्योंकि लड़कियों को क्या है कि अभी भी समाज में देख रहे हो इतने बुरे नजर से देखना, और उनके प्रति लोगों को क्या है कि सब कोई बेटी पसंद नहीं करता है। तो ये चीजें उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, तो इसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी। तो बहुत अच्छा काम किया था इस तरीके से इनको देखा जाए तो, जितने भी रिफॉर्म्स लाए थे, सोशल रिफॉर्म्स। अब क्या है कि उस टाइम में जो ये सेंटिमेंट्स होता था ना, कि बहुत हर्ट होता था, कोई अच्छा काम भी करता था किसी के धर्म के खिलाफ तो इनको लगता था ये हमारे धर्म में अड़चन डाल रहा है, ये हमारी सोसाइटी की, मतलब कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के पीपल रहते थे पहले, और अभी भी बहुत लोग हैं। अगर उनकी भलाई की कीजिएगा तो वो बोलेंगे कि हमारे जो ये धर्म में टांग अड़ा रहा है, ये भलाई के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें रही हार्डिंग की। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। डलहौजी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको देखिएगा। एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा और पेगू। लोअर बर्मा को हम लोग पेगू बोलते हैं। लोअर बर्मा मतलब म्यांमार का नीचे वाले पार्ट को अपने आप में मिला लिया 1852 में, 1852 में।
एनेक्सेशन मतलब कि म्यांमार भी इंडिया का पार्ट हो गया था 1852 में, ठीक। किसके बदौलत? डलहौजी के बदौलत। डलहौजी ने देखेंगे अभी बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। जो इसका टेन्योर देखिएगा 1848 से 56 के बीच में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। इसके टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री भी निकल के आई थी, टेलीग्राफ और रेलवे भी निकल के आई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टरिन ऑफ लैब्स। डॉक्टरिन ऑफ लैब्स क्या होता है भाई? कि जो जैसे कि राजा होता है, राजा मर जाता है तो उसका अपना बेटा अगर है तो सही है, अगर अपना बेटा नहीं है, क्योंकि राजा बहुत शादी करते थे तो उनको गद्दी पे नहीं बैठाया जाएगा। मतलब कि जो भी वंशज थी, जो मोनार्की सिस्टम थी, मोनार्की सिस्टम को तोड़ने के लिए ये लॉ था, डॉक्टरिन ऑफ लैब्स। तो जो तुम्हारे बाप राजा है तो तुम भी राजा बनोगे, ऐसी कोई बातें लिखी नहीं गई है, ठीक। तो इसको इन्होंने क्या किया था कि इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत जो राजा के बेटे थे, राजा वाली जो सत्ता जितनी भी थी सबके सब बौखला सी गई थी कि ये सब क्या सा लॉ हो गया कि हम राजा के बेटे हैं, कैसे राजा नहीं बनेंगे, ये सब चीजें होने लगी थी। अब आता है वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854। ये क्या है वुड्स एजुकेशनल? इसमें क्या था कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, एजुकेशन का फील्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आप याद कर लीजिएगा वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेज। ये वर्नाकुलर स्कूल क्या होता है भाई? ऐसे स्कूल जहाँ पे अंग्रेजी के साथ साथ अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। जो हमारा रेगुलर स्कूल था उसमें भी अंग्रेजी को इन्होंने डाल दिया, मतलब ब्रिटिश एजुकेशन को भी हमारे कॉलेजेस और स्कूलों में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। किसने? डलहौजी ने। अब इन्होंने क्या किया था? रेलवे माइनट ऑफ 1853 लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन। अब इन्होंने पहली बार रेलवे लाई थी कब? 1853 में। 1853 में इन्होंने पहली बार रेलवे लाई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाया था? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे से थाने तक पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक। 34 किलोमीटर के डिस्टेंस ये पटरी की कितनी थी? 34 किलोमीटर, ठीक। तो पहली बार ट्रेन डलहौजी ने चलाया था। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। कब? 1853 में, ठीक। ये चीजें रही। वर्नाकुलर इन्होंने जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी उसको स्कूल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को हमारे स्कूल और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया था, जो अभी तक चले आ रही है, ठीक। अभी भी हम लोग ब्रिटिश के ही सिस्टम को, ब्रिटिश एजुकेशन को ही फॉलो करते हैं। अब आइएगा डलहौजी की ये फोटो रही। डलहौजी बहुत सख्त आदमी था। टेलीग्राफ, इन्होंने टेलीग्राफ में कायम किया था। लगभग 4000 माइल्स ऑफ टेलीग्राफ लाइन कनेक्टेड कलकत्ता विद बॉम्बे एंड मद्रास एंड पेशावर। मद्रास को पेशावर से और कलकत्ता से बॉम्बे को इन्होंने कनेक्ट किया था टेलीग्राफ के साथ। मतलब कि जो आपका पोस्टल वगैरह होते हैं इन सबको इन्होंने ये किया था, जोड़ा था एक दूसरे से। अब क्या है कि इन्होंने पोस्टल रिफॉर्म्स भी बनाई थी। पोस्टल रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया गया था 1854 में कि जो भी एक गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक। गवर्नर जनरल मैं बोल रहा हूँ, एक जनरल बना दिया था पोस्ट ऑफिस का, वो सारी देखभाल करता था। पोस्ट ऑफिस का मतलब एक हेड बना दिया था, उसमें किसी भी पोस्ट करने का एक आना लगता था। एक आना में एक पोस्ट होती थी। एक आना क्या होता है भाई? 25 पैसे। 25 पैसे में एक पोस्ट हो जाती थी। जब इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देन क्या होता है? गंगास कनाल डिक्लेयर्ड ओपन 1854। अब गंगा से इन्होंने कनाल जो भी थी उस पर शायद रेस्ट्रिक्शन थी या बंद थी, तो उस चीज को इन्होंने ओपन कर दिया था। गंगा से जितनी भी कैनाल्स निकलती है, मतलब कि बहुत ज्यादा, क्योंकि गंगा के किनारे बहुत ज्यादा खेती होती है, तो उन सबको पानी को इन्होंने छुड़वा दिया था, जो भी चीजें बंद थी वहां पे। तो गंगा कनाल की इन्होंने ओपन कराई थी, डलहौजी ने ओपन कराई थी। अब आते हैं देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंस। इन्होंने क्या किया था? सब एक प्रोविंस में, जैसे बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सूरत प्रोविंस, जितने भी प्रोविंसेस से सब जगह पीडब्ल्यूडी अलग अलग कायम कर दिया। पीडब्ल्यूडी जो रोड को बनाती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को सब एक नेशनलाइज था, उन्होंने सारे एक स्टेट में अलग अलग दे दिए थे पीडब्ल्यूडी, ठीक। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ। रोडों में भी इन्होंने काम किया। विडो रीमैरेज एक्ट 1856। अब क्या था कि लास्ट में इन्होंने जाते जाते भी एक काम किया कि जो औरतें विधवा हो चुकी हैं उनकी शादी दोबारा हो सकती है, उसका भी एक्ट इन्होंने लेकर। अब क्या है कि जो लोग मतलब कि जो कल्चर, जो समाज में इन्होंने ये बात कही होगी, उनको बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि ये हमारे अंदरूनी बातों में इंटरफेयर करा। बट ये चीज़ें अच्छी हैं, अभी के हिसाब से आप देखिएगा तो बहुत अच्छी है। विडो रीमैरेज एक्ट मतलब कि जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, चाहे मान लीजिए कि किसी और वजह से किसी का किसी से तलाक हो जाता है, तो वो शादी कर सकती है। अब आता है लॉर्ड कैनिंग। इनके बारे में हम लोग 2-3 चीजें देखेंगे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के जो ऊपर आप लोग टेन्यूर देख रहे हैं, आप बोलोगे कि मैं बहुत गलत पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप लोग गलत देख रहे हो, क्योंकि मैं गवर्नर जनरल ऑफ क्या पढ़ा रहा हूँ?
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में इनका 2 साल है। इसके बाद जब वाइसराय आएंगे तो फर्स्ट वाइसराय भी यही होंगे, मतलब कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर इनका मैंने यहाँ पे पुट किया है। जब वाइसराय पे आएंगे तो वहाँ का टेन्योर हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। तो इनको क्या बोला जाता है, लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया है। ब्रिटिश इंडिया जो थी उसके ये फर्स्ट वाइसराय है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चीजें याद रखिएगा। स्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज, अब इन्होंने क्या क्या पढ़ाई लिखाई पे बहुत काम किया, यूनिवर्सिटीज ही बनाई कहाँ पे। अब जाहिर सी बात है कलकत्ता, मद्रास और बंगाल में, क्योंकि इन तीनों जगह पे इन लोगों का दबदबा था। सबसे पहले हाई कोर्ट भी जो बनेगी यहीं पे बनेगी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। तो हाई कोर्ट भी यहीं पे बनती है सबसे पहला, और सबसे पहले कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बनती है। कब बनती है? 1857 में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनती है और 1862 में इन तीनों जगह पे हाई कोर्ट बन जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा इन तीनों जगह पे इनका बहुत ज़्यादा, मतलब कि सबसे शुरुआत यहीं से की थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक। बंगाल, महाराष्ट्र और अब ये चीज़ें तीनों इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि मद्रास के रास्ते ये लोग पहुंचे थे, पानी के रास्ते, तो मद्रास में उतरे, तो मद्रास में इनका अच्छा सा दबदबा हो गया। बंगाल बहुत बड़ी थी जो वहाँ पे जाता था, रूल करना चाहता था। और बॉम्बे में क्या थी, बॉम्बे में फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे कॉटन वगैरह होते थे। इन तीनों जगहों को इन तरीके से घेर लिया था और इसी जगह पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कायम की थी। कब की थी? 1857 में। और रिवॉल्ट कब हुआ था? 1857 में। जब रिवॉल्ट हुई थी 1857 में, अब क्या होता है, रिवॉल्ट के बाद चीज़ें बदल गई, ब्रिटिश का इसमें हाथ पता चल गया, तो ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कब से? 1857 से हमारी वाइसराय भी, वाइसराय की पोस्ट आ जाएगी। 1858 से 57 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था कि इंडिया के जितने भी छोटे मोटे राजा हो जाते, सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बगावत की थी। बगावत क्या कि अटैक की थी। उस अटैक में क्या हुआ कि बहुत बुरा हुआ था कि हमारे इंडियन उसमें हार गए थे और ब्रिटिश उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर क्या होगा कि हम लोग वाइसराय की एक अलग सी वीडियो देखेंगे। ओके, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।